तस्वीरें उस रोड शो के दौरान की है। ये देखिए, जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से दिन भर ये कार्यक्रम देखने को मिला। प्रधानमंत्री जब ट्रेड फेयर में शामिल हुए थे और वहां पर क्योंकि फोकस बताया जा रहा है ऑटो सेक्टर पर, और इसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स हैं, वहां से इन्वेस्टमेंट कैसे लाया जाए। बहरहाल अभी एक रोड शो चल रहा है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद साबरमती आश्रम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही यूएई के प्रेसिडेंट भी वहां पर पहुंचेंगे। अल नहयान शामिल होंगे वो भी साबरमती आश्रम। 20 मिनट तक वो रुकने वाले हैं। लेकिन चर्चा की तरफ वापस लौटते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और सिद्धार्थ यादव जी, आपके पास आते हुए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगी क्योंकि आप बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। कच्छ में जब भूकंप आया और जिस तरीके की प्राकृतिक आपदा हमने देखी 2003 में जब वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत हुई, उस वक्त नरेंद्र मोदी समिट इसका नाम रखने की तैयारी थी। लेकिन अचानक से किसी को आइडिया ये आया कि नहीं, हमें यहाँ के लोगों से जोड़कर इसका नाम रखना चाहिए और उसके बाद वाइब्रेंट गुजरात इसको नाम दिया गया। 2003 से लेके 2024 तक का सफर और अब इसका उद्घाटन जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। गुजरात को कितना बदला है इस ग्लोबल समिट ने, गुजरात वाइब्रेंट ग्लोबल समिट ने गुजरात की तस्वीर को और गुजरात की हिस्सेदारी पूरे देश में विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने में कितनी महत्वपूर्ण साबित हुई? देखिए पूर्णिमा जी, निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जो एक ब्रांड गुजरात की बनी है, पूरे दुनिया में जिस मॉडल की चर्चा होती थी गुजरात मॉडल, वो वास्तव में एक ऐसा मॉडल है जिसने दिखाया कि सक्सेस स्टोरीज रियल हो सकती हैं। और 21वीं सदी की एक सक्सेस स्टोरी है एक ऐसे राज्य की जो सभी सीमाओं को पार करके वो प्रगति उन्नति की ऐसी एक पराकाष्ठा तक पहुंचे, एक ऐसी मिसाल कायम करे कि सब लोग उससे प्रेरणा ले सकें। वाइब्रेंट गुजरात समिट भी एक ब्रांड है आज, और वो ब्रांड बहुत अथक प्रयासों से बना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनने लगातार वाइब्रेंट गुजरात जो पूरा समिट है उसमें कैसे उनका एक मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में वहां पर और इन्वेस्टमेंट्स का आना, ये लगातार एक सतत प्रयास रहा, जिसका परिणाम हम देखते हैं कि भारत को उसका लाभ मिल रहा है। आज भी ये, अभी आप बहुत एक अच्छी चर्चा कर रहे थे, आज एक ऐतिहासिक दिन है। और राजनीतिक रूप से कहा जाए तो बहुत लोग हमें कहा करते थे कि आप लोग, अगर इनकी सरकार आ गई, बीजेपी की सरकार आ गई, तो गल्फ कंट्री से रिलेशंस का क्या होगा, गल्फ वाले तो साथ नहीं देंगे। एक इमेज ब्रांडिंग का एक प्रयास किया जाता था। परिणाम हमारे सामने है पूर्णिमा जी, ये है परिणाम। बल्कि मैं तो यूं कहूं कि हमसे पहले जो सरकारें रही, कहीं ना कहीं उन्होंने गल्फ कंट्री से रिश्तों को बहुत कमजोर रखा था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में वो पहले प्रधानमंत्री थे जो 34 सालों में यूएई के दौरे पे गए थे। आज यूएई और भारत के ऑयल से बढ़कर के जो ट्रेड रिलेशंस हैं, और एक बायर सेलर रिलेशन से ज्यादा बढ़कर के कैसे बायलैटरल मल्टीलैटरल एक ऐसा रिलेशनशिप है जो इतने सेक्टर्स को अफेक्ट करता है। मैं मानता हूं कि ये दिखाता है कि जो सरकार अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए अच्छा सोचती है और उनकी प्रगति के बारे में सोचती है, उसके साथ दुनिया का हर देश बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहता है। आज हम देख रहे हैं कैसे आईआईटी दिल्ली का एक कैंपस यूएई में स्थापित होने जा रहा है, कैसे वहां पे भारत के बाहर का सबसे बड़ा मंदिर पैप सिंधु मंदिर वहां पर बनने जा रहा है। वहां पर सऊदी में हमने देखा कैसे रामायण महाभारत को करिकुलम में ऐड किया गया। ये जो पूरा विश्व भारत और भारतीयता को एक्सेप्ट कर रहा है और भारत के साथ उसकी प्रगति, उसकी सक्सेस स्टोरी में जुड़ना चाहता है, और वो भी चाहता है कि भारत के उभरते हुए जो स्टोरी है उसमें हम भी कुछ सहभागी हों, हम इनके साथ कुछ आगे बढ़ सके। मैं मानता हूं कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व का एक परिणाम है, और ये परिणाम भारतवासियों के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है। आज हम उस समय में हैं जब जो भी भ्रांतियां शायद कभी फैलाई जाती होंगी, आज ये जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है, यूएई के राष्ट्रपति का आना, ये रोड शो, उस इन्वेस्टमेंट समिट में पार्ट लेना, ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है हमारी भी एक बायलैटरल मीटिंग उनके साथ हो, कोई ट्रेड डिस्कशंस उनके साथ हो। ये भारत की ग्रोथ स्टोरी है पूर्णिमा जी। भारत बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। वाइब्रेंट गुजरात समिट भी हमारी वो मिसाल है कि हम अगर चाहें, हमारा कोई राज्य, कोई समिट, कोई कार्यक्रम अगर भारत ने चाह लिया तो कुछ भी असंभव और नहीं मुझे है। तो हम मुझे सबको तो संभव सिद्धार्थ कर जी सकते वो हैं। शिंजो आबे वाली वो तस्वीरें भी याद आती हैं जब झूला झूलते हुए साबरमती रिवर फ्रंट के किनारे। जब मैं गुजरात गई तो उस जगह पर पर्टिकुलरली मैं इसीलिए गई कि मैं देखना चाहती थी कि वहां से एहसास कैसा होता है। बहरहाल बहुत खूबसूरत एहसास होता है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन रविंदर सचदेव सर, अगर मैं भारत और यूएई के रिश्तों की बात करूं, बहुत सारी चुनौतियां भी है जिन पर हम लगातार चर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी तीन
3E जिसको कहा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पर भारत और यूएई के रिश्ते हैं, फिर चाहे वो एनर्जी हो, वो इकोनॉमी हो, या फिर एक्सपैट्रिएट यानी कि जो अप्रवासी भारतीय रहते हैं। और खास तौर पर अगर तेल की बात करें तो भारत को कच्चा तेल सप्लाई करने वाला तीसरा बड़ा देश यूएई 2022-23 में बन चुका है और भारत की हिस्सेदारी उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इकोनॉमी के साथ साथ एनर्जी और एक्सपैट्रिएट के लिहाज से भारत और यूएई के संबंधों को कितना बदलता और बेहतर होता हुआ पिछले कुछ वक्त में आपने नोट किया? आप किसी भी उस पे ले लीजिए, आप एक्सपैट्स पे ले लीजिए जो हमारे डायस्पोरा वहां रहता है। इनफैक्ट मैं खुद 94-95 में मैं दुबई रहा था करीब 1 साल। उस समय का दुबई और आज का दुबई में जमीन आसमान का अंतर है इंफ्रास्ट्रक्चर में, एज वेल एज हमारे जो एक्सपैट्स की वहाँ पॉपुलेशन है। आई थिंक हमारे करीब 3 मिलियन इंडियन एक्सपैट्स रहते हैं यूएई में, जबकि टोटल यूएई के अपने जो सिटीजन्स हैं वो 20 लाख हैं। राइट, यूएई की टोटल जो लोग रहते हैं वहां पे मान लीजिए आती मोटा मोटा 1 करोड़ है। 1 करोड़ में से 20 लाख एमिरातीज हैं, सिटीजन्स हैं, परंतु 30 लाख इंडियंस है, तो बहुत बड़ा नंबर है। वहाँ की डे टू डे लाइफ में आई थिंक हमारे बहुत सारे लोग जाते हैं दुबई एंड ऑल, या अबू धाबी भी देखते हैं कि भारतीय कल्चर, हमारा फूड एंड ऑल, तो एक्सपैट्स हमारे बेहद काम कर रहे हैं वहां पे। और अब ये बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ेगा, जैसे हम पहले कह रहे थे, और अब ये बढ़ेगा ज्यादा क्योंकि यूएई को फोकस आ गया उनका, वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं इंडिया से टेक्नोलॉजी का टैलेंट। ओके, कि जो उनकी स्मार्ट सिटीज, रिन्यूएबल पे फोकस, ग्रीन हाइड्रोजन पे फोकस, एआई पे फोकस, और जो भी आप चीजें ले लीजिए फ्यूचर की हैं, उसमें उन्हें इंडिया का टैलेंट अट्रैक्ट करना वो चाहते हैं। दैट्स वन। सेकेंडली, बैक टू एनर्जी, यस ऑफ कोर्स, एनर्जी में हमारा पार्टनर रहा है, पार्टनर है, रहा क्या है बिल्कुल, विच इज एब्सोल्युटली हमारे को एनर्जी की नीड्स है। बट एक चीज और देखिए आप, एक चीज और हो रही है, जो वर्ल्ड नया ऑर्डर नहीं, मैं इसको वर्ल्ड मैट्रिक्स कहता हूं, ये दुनिया इस समय एक नए वर्ल्ड मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिसमें सारे देश आपस की दोस्तियों और कैसे रिश्ते हैं उनको दोबारा से रिकैलकुलेट कर रहे हैं, कोविड के बाद और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद और इसके बाद। यूएई और मिडिल ईस्ट की काफी कंट्रीज का एक और अब इशू हो गया है। पहले ये लोग केवल अमेरिका के भरोसे रहते थे कि भाई ओके, अमेरिका से हमारी अच्छी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, दैट्स ऑल। ये ज्यादा डिप्लोमेसी में एक्टिव नहीं थे, ना इधर सऊदी अरेबिया ना यूएई। पिछले 4-5 वर्षों से, और खासकर से अफगानिस्तान से जब से अमेरिका निकला है, एक गल्फ और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने ये सोचना शुरू करा है कि हम केवल अमेरिका पे क्यों डिपेंडेंट रहें, हमें और पार्टनर्स बनाने हैं। ओके, और इसी के चलते आप देखेंगे, चाहे सऊदी और अमेरिका का रिश्ता देख लीजिए, इतना पुराना, इतना अच्छा, पेट्रोल डॉलर सारे वहां थे, बट सऊदी अरेबिया भी अब अमेरिका की बातें अनसुनी कर दे रहा है। कहीं अमेरिका ने कहा कि आप पेट्रोल की प्रोडक्शन बढ़ाओ ताकि कीमतें कम हो, सऊदी ने मना कर दिया। वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है कि तेल की कीमत अगर $80 बैरल रहेगी तो 2030 तक उसको जो $500 बिलियन चाहिए अपनी इकोनॉमी में, नियम में डालने को, वो उसके पास तब आएगा जब $80 की प्राइस रहे। वो क्यों कम करे?